चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। और हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर रहे थे। इसके पहले वीडियो मैंने आपको सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए थे 11th स्टैंडर्ड के। और इस वीडियो से हम लोग 12th स्टैंडर्ड के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, यहाँ जहाँ पे आपका 12th स्टैंडर्ड स्टार्ट होता है, सिलेबस स्टार्ट होता है, वो 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस इस वीडियो से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डेरिवेशन से स्टार्ट होगा। पहला डेरिवेशन आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है हमको ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल या फिर हॉलो स्फीयर। स्फेरिकल शेल का मतलब क्या होता है? शेल मतलब होता है खोखला स्फीयर होगा ये। अगर मैं शेल की बात कर रहा हूँ मतलब अंदर से वो खाली होगा, या फिर आप उसको हॉलो स्फीयर भी बोल सकते हो, स्फेरिकल शेल भी बोल सकते हो। तो ये अंदर से पूरा खाली अगर आपके पास एक शेल होगा, जैसे आपको पता है प्लास्टिक का बॉल आता है, तो प्लास्टिक का बॉल अंदर से खाली रहता है। इवन रबर का भी बॉल जो होता है वो अंदर से खाली रहता है। तो वो जो खोखला स्फीयर होता है उसको हम लोग या तो स्फेरिकल शेल बोलते हैं या फिर हॉलो स्फीयर बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर ऐसा कोई शेल है आपके पास, मैं शेल यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। 2D चलो ठीक है। देखो अगर मान लो हमारे पास एक ऐसा स्फेरिकल शेल है इस तरीके से, और इस स्फेरिकल शेल पे आपने चार्जेस डाल के रखा हुआ है। इससे इसका रेडियस r है, इस स्फीयर का जो रेडियस है वो रेडियस मान लेते हैं r है, और आपने इसके ऊपर चार्जेस डाल के रखा हुआ है। अब ये चार्जेस जो है इसके सरफेस पे आपने स्प्रेड करके रखा हुआ है। लेट्स से कि ये पूरा चार्ज स्फेरिकल शेल है और ये अंदर से पूरा खाली है, पहले बता रहा हूँ मैं। इसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है। कहाँ पे ढूंढना है? कहीं भी हो सकता है। मान लो स्फीयर के बाहर यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना हो, या स्फीयर के अंदर ढूंढना हो, या स्फीयर के सरफेस पे ढूंढना हो, कहीं भी हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, उसी का डेरिवेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अलग अलग जगह पे क्या आएगा ये हमें पता करना है। अब देखो पॉइंट चार्ज की वजह से हमें पता है। अगर मान लो मैं एक पॉइंट चार्ज की बात करूं कि यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज क्यों रखा हुआ है, r डिस्टेंस पे बताओ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इस पॉइंट पे, तो ये चीज़ तो हम कर चुके हैं। ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, अगर आपको याद होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कि अगर मान लो आपका पॉइंट चार्ज है और q r डिस्टेंस पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो 1/4πε0 q/r²। ठीक है, लेकिन अगर सपोज करो ये पॉइंट चार्ज ना होकर आपका एक स्फीयर में पूरी तरह से चार्ज भरा हुआ है, तो यहाँ पे दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ पे एक चार्ज नहीं, बहुत बहुत सारे चार्जेस हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आप नॉर्मल ये तरीका यूज करने जाओगे, ये एक्चुअली कूलम लॉ से आता है ना। हमने कूलम लॉ का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला निकाला था कि अगर एक पॉइंट चार्ज है, r डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो वो होगा 1/4πε0 q/r²। ये कूलम्स लॉ से निकाला था। पर यहाँ कूलम्स लॉ अप्लाई करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। मान लो इस चार्ज की वजह से आप इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जाएगा। इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा। ऐसे बहुत सारे चार्जेस है और वो अलग अलग डायरेक्शन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। अब इन सारे इलेक्ट्रिक फील्ड को आपको वेक्टर के हिसाब से ऐड करना पड़ेगा, तब जाके टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। और ये निकालना मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बड़ा मुश्किल है इस तरीके से। तो हम क्या करते हैं, हम किसी और तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का काम हम करते हैं गॉस लॉ का यूज करके। गॉस लॉ अगर आपको याद होगा तो मैं आपको बता दूं, गॉस लॉ हमने देखा था क्या था, बताओ। गॉस लॉ पे जाते हैं वापस। गॉस लॉ मतलब क्या, अगर किसी क्लोज सरफेस, आपके पास अगर कोई क्लोज सरफेस है, उस क्लोज सरफेस के अंदर चार्जेस हैं कुछ, तो उस क्लोज सरफेस के थ्रू अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालोगे, उसके अंदर जितने भी चार्जेस है उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो। तो ये आपका गॉस लॉ है, हम यही यूज करने वाले हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन क्या था? अगर आपको फ्लक्स याद होगा तो मैंने बताया था E × A × cos θ, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का तरीका है। और अगर क्लोज सरफेस रहा तो आप सीधा गॉस लॉ लगा सकते हो। और अगर आपका सरफेस, जैसे मान लो ये जो भी सरफेसेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड उससे पास हो रहा था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल फिक्स था आपका 60 डिग्री, तो हर जगह पे 60 डिग्री। और मैंने आपको बताया था कि अगर ये एंगल फिक्स ना हो, अलग अलग जगह पे अलग अलग एंगल बने, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना चाहिए, इंटीग्रेशन फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा। डी एक छोटा सा एरिया वेक्टर, उसके थ्रू फ्लक्स निकालो, इंटीग्रेट कर दो इसको। इंटीग्रेट करने पर आपको टोटल फ्लक्स मिल जाएगा पूरे एरिया का।
तो आपको दो चीज़ें याद रखनी है और हम वही अप्लाई करने वाले हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढने के लिए। एक तो गॉस लॉ याद होना चाहिए, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये फ्लक्स निकालने का तरीका है। और फिर ये फ्लक्स निकालने का ये वाला फॉर्मूला याद रखो, इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा। ये दो चीज़ें याद रखो, इसी दो चीज़ का हम लोग यूज़ करने वाले हैं और आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा इस चार्ज स्फेरिकल शेल की वजह से। तो यहाँ पे 3 डेरिवेशन होगा, तीनों डेरिवेशन का तरीका यही है कि आपको 2 बार फ्लक्स कैलकुलेट करना है, एक बार इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले से और दूसरी बार आपको गॉस लॉ से निकालना है। दोनों को इक्वेट कर देना है और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो एक एक करके देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम, अच्छा इसमें सबसे पहले काम क्या करना है, पहले आप ये देखो कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना कहाँ है। एक काम करते हैं, आर डिस्टेंस कहीं और बना देते हैं, जस्ट अ सेकेंड, ये आर रेडियस में यहाँ बना देता हूँ, ये रहा आपका आर रेडियस। अच्छा सबसे पहले आपको देखना, देखो 3 रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढेंगे, एक स्फीयर के बाहर, एक स्फीयर के सरफेस पे और एक स्फीयर के अंदर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्फीयर के बाहर। मान लो स्फीयर के बाहर कहीं किसी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है उस पॉइंट पे आपको एक इमेजिनरी क्लोज्ड स्फीयर बनाना होगा। सॉरी क्लोज स्फीयर नहीं बल्कि क्लोज सरफेस बनाना होगा। क्लोज सरफेस क्यों बनाना है, ताकि हम गॉस लॉ अप्लाई कर पाए। गॉस लॉ क्लोज सरफेस के लिए भी वैलिड है। तो मान लो आपको यहाँ पे ढूंढना है इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट्स से कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है। तो सेंटर से जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है उसका डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, लेट्स से दैट डिस्टेंस इज आर। सेंटर से आर डिस्टेंस पर इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है। तो जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है आपको सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, उस पॉइंट के अबाउट आप या फिर एक ऐसा क्लोज सरफेस बनाओ जो क्लोज सरफेस उस पॉइंट से गुजर रहा हो जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है, और वो क्लोज सरफेस जो है उसके अंदर ये पूरा का पूरा स्फीयर आ जाए। अब क्लोज सरफेस कैसा होना चाहिए, देखो गॉस लॉ आप किसी भी क्लोज सरफेस के लिए वैलिड है, वो क्लोज सरफेस का शेप और साइज मैटर नहीं करता है, पर हम इंटीग्रेशन सॉल्व कर पाए, हमारा जो डेरिवेशन है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढ पाए, इसके वजह से हम जो क्लोज सरफेस चूज करेंगे वो उसी तरीके का होना चाहिए जिस तरीके का आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग आपका क्लोज सरफेस होना चाहिए। अब यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा बताओ, स्फीयरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, एक स्फीयर पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो आपका जो क्लोज सरफेस है वो भी यहाँ पे हम स्फीयरिकल लेके चलेंगे, मतलब इसके अराउंड एक क्लोज सरफेस इमेजिन करेंगे जो खुद ही अपने आप में स्फीयर हो, क्योंकि हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्फीयरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अब क्लोज सरफेस इसके अराउंड जो होगा उसका शेप भी स्फीयरिकल होना चाहिए और वो सरफेस आपके उस पॉइंट से पास होना चाहिए जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो मान लो मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इसके अराउंड क्या करोगे आप, एक क्लोज सरफेस इमेजिन करो, और वो क्लोज सरफेस कैसा होगा, वो भी स्फीयरिकल ही होगा। तो यहाँ पे मैं एक क्लोज सरफेस इमेजिन कर रहा हूँ इसके अराउंड, लेट्स से, और वो भी स्फीयरिकल ही है इस तरीके से, ये देखो, समझ गए। और इस पॉइंट पे मुझे अब चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। ना ये जो क्लोज सरफेस तुमने इमेजिन किया है इसे बोला जाता है गॉसियन सरफेस। ये इमेजिनरी सरफेस है, याद रखना, इसको कहा जाता है गॉसियन सरफेस। इसी गॉसियन सरफेस के थ्रू आपको फ्लक्स निकालना है, और फ्लक्स 2 बार निकालना है। एक बार आपको फॉर्मूला से यूज करके, इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले का यूज करके, और दूसरी बार आपको गॉस लॉ अप्लाई करना है। दोनों को इक्वेट कर दो और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर मान लो किसी भी पॉइंट पे अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो आपको पहले तो इंटीग्रेशन का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फ्लक्स निकालेंगे। तो मुझे एक बात बताओ, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन E इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा। ये मैंने आपको बताया था, E इंटू ए इंटू कॉस थीटा होता है। पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटा सा एरिया इमेजिन करेंगे यहाँ पे, लेट्स से कि छोटा सा एरिया है और वो छोटा सा एरिया DA है। अब इसका आपको एरिया वेक्टर ड्रॉ करना है। तो एरिया वेक्टर कैसे आएगा बताओ, सरफेस के परपेंडिकुलर आएगा एरिया वेक्टर, और ये एरिया वेक्टर आपका DA हो गया, समझे। वही DA हम लोगों ने यहाँ पे लेके रखा है। उसके बाद बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब मुझे बताओ इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा। तो आप देख सकते हो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हर डायरेक्शन में रेडियली बाहर जाएगा। मतलब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर देता हूँ, तो वो किस तरीके से बाहर जाएगा, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड
पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज से ऐसे बाहर रेडियली इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे बाहर जाएगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ हो जाएगा। कहीं और भी देख लो, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ होगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे जाएगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे जाएगा, इस पॉइंट पे ऐसे जाएगा, तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शंस बाहर की तरफ जाएंगे। तो अगर मान लो तुम इस पॉइंट पे देखते हो तो क्लियर दिख रहा है कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियली बाहर आ रहा है, और ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो डीए वेक्टर है वो भी सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे ही बाहर जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना बना, ये जो एंगल थीटा हम यहाँ पे लेते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में लेते हैं। तो एरिया वेक्टर डी है, डी इसलिए लिया क्योंकि बहुत छोटा सा एरिया लिया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना बन रहा है, यहाँ पे एंगल बन रहा है 0 डिग्री, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में है। और ये हर जगह पे होगा, जैसे मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख सकते हो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। अगर आप हर जगह एरिया वेक्टर ड्रॉ करो तो एरिया वेक्टर कैसे ड्रॉ करोगे, देखो यहाँ पे छोटा सा एरिया मैंने ये ले लिया, एरिया के परपेंडिकुलर आपका एरिया वेक्टर डी आएगा। देखो आपके टेक्स्ट बुक में डी ना यूज करके डीएस यूज किया हुआ है, उन्होंने एस को एरिया मान के रखा है, पर इससे फर्क नहीं पड़ता है, आप एरिया को ए लिखो या एस लिखो उससे फर्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप वहां मेंशन कर दो कि यहाँ पे ए जो है, यहाँ पे डी है, वो एरिया वेक्टर है आपका, जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो अगेन यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है, 0 है। यहाँ पे भी देखो, अगर मान लो एरिया वेक्टर मैं ड्रॉ करता हूँ तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए। एरिया वेक्टर हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ पे भी थीटा 0 होगा। ऐसे हर पॉइंट पे आपका एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 0 ही आ रहा है तो हम थीटा का वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे 0 डिग्री। इससे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। देखो थीटा का वैल्यू 0 है तो कॉस 0 तो 1 होता है, तो आपका कॉस थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा। और यहाँ पे एक और चीज आपको करना है, यहाँ पे बीच में सर्कल मार देना और यहाँ पे एस लिख देना है। एस का मतलब होता है कि पूरा इंटीग्रेशन आप किसी क्लोज्ड सरफेस, किसी सरफेस के अलॉन्ग कर रहे हो, ये सरफेस इंटीग्रल कहलाता है। किसी सरफेस के लिए आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, और यहाँ पे जो गोला मारा है इसका मतलब वो जो सरफेस है वो पूरी तरह से क्लोज्ड है। तो हम क्योंकि इस क्लोज्ड गॉसियन सरफेस के लिए इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसलिए गोला मार दिया है। तो फ्लक्स निकालते समय आपको ये बस यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। चलो कॉस थीटा अगर 1 आ जाएगा तो इसका मतलब आपका फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, क्लोज इंटीग्रेशन ई इंटू डी। कॉस थीटा तो हट गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। देखो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लेके रखा है, मैग्नीट्यूड लेके रखा है। तो मुझे एक बात बताओ कि क्या हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं होगा इस सरफेस पे, क्योंकि ये स्फीयरिकल सरफेस है, अंदर वाले स्फीयर से सेम डिस्टेंस पे हर पॉइंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी हर पॉइंट पे सेम ही होगा। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पूरे सरफेस के अलॉन्ग कांस्टेंट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो तो सेम ही होगा हर पॉइंट पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रेशन के बाहर आ सकता है, तो ये बाहर निकालो। अब ये हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी ए सॉरी, अब ये क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी ए का मतलब क्या होता है, क्लोज इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, डीए 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 जितना बन रहा है उन सबको ऐड कर दो। इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है ऐड कर देना। तो ये जो सारे डीए बनेंगे यहाँ पे, सारे डीए को अगर आप ऐड कर दोगे, इंटीग्रेशन का मतलब यही होता है। तो आपको क्या मिल जाएगा बताओ, ये जो बाहर का स्फीयर देख रहा है इसका टोटल एरिया मिल जाएगा। तो ये टोटल एरिया ऑफ स्फीयर हो जाएगा। तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, ए इंटू पूरे स्फीयर का एरिया क्या होगा बताओ। स्फीयर का एरिया क्या होता है, स्फीयर का एरिया 4πr² होता है। और याद रखना हम बाहर वाले जो गॉसियन सरफेस है ना उसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, उसका एरिया यूज करेंगे, तो उसका रेडियस स्मॉल r है, तो ये टोटल एरिया हो जाएगा 4πr²। लेट दिस बी इक्वेशन 1 आपका ये फ्लक्स का फॉर्मूला यहाँ पे हमने यूज कर लिया और ये फ्लक्स का वैल्यू आ गया। अब आपको क्या करना है बताओ, अब आपको फिर से फ्लक्स निकालना है बाय यूजिंग गॉस लॉ। तो बाय यूजिंग गॉस लॉ, बाय यूजिंग गॉस लॉ। अब गॉस लॉ का यूज करके फिर इसी फ्लक्स को निकालते हैं। गॉस लॉ के हिसाब से फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब आपके गॉसियन सरफेस के अंदर, क्लोज सरफेस के अंदर टोटल कितना चार्ज है उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो। तो वही, तो मान लेते टोटल चार्ज हमने जो उसके ऊपर डाला है वो क्यू डाला है,
तो इस फॉर्मूले के हिसाब से फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज अंदर तो क्यू है तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन 2 आ गया। मान लेते हैं जिसके अंदर जो टोटल चार्ज है वो क्यू है, तो आपके गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल क्यू चार्ज है तो क्यू आ गया। अब इक्वेशन 1 भी फ्लक्स का वैल्यू है, इक्वेशन 2 भी फ्लक्स का वैल्यू दे रहा है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 E4 pi r square इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। E4 pi r square इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब एक काम करो, इस सारे पार्ट को यहाँ पे भेज दो। देखो इसका फाई और फाई था ना, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो दोनों का राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो E का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 pi r square एप्सिलॉन नॉट, 4 pi r square एप्सिलॉन नॉट। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अलग कर लो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अलग कर लिया, Q बाय आर स्क्वायर बच गया यहाँ पे, Q बाय आर स्क्वायर। अब देखो ये फॉर्मूला हमको देखा देखा सा लगता है, नहीं लगता तुमको देखा देखा? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर। हाँ, अगर मान लो एक सिंगल चार्ज होता Q और r डिस्टेंस पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो भी हमारे पास वही फॉर्मूला आता। इसका मतलब ये है कि आप स्फीयरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, अगर आपका चार्जेस स्फीयर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आप उसको सेंटर पे मान सकते हो। जैसे इस पूरे चार्ज को मैं सेंटर पे मान लूं कि सेंटर पे रखा हुआ है, तो सेंटर से r डिस्टेंस पे पॉइंट चार्ज के लिए यही फॉर्मूला आएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर। तो इसका मतलब अगर आपका चार्जेस स्फीयर पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ये अज्यूम किया जा सकता है कि पूरा का पूरा चार्ज उस स्फीयर के सेंटर पे रखा हुआ है, पर ये चीज वैलिड स्फीयर के लिए ही है सिर्फ फिलहाल। ठीक है, तो ये आ गया आपका बाहर, यानी कि आपका जो स्फीयर है उसके बाहर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला आ जाएगा। इधर मैं ई आउट लिख देता हूँ, ई आउट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? अब अगर मान लो यहाँ पे मुझे इसको इक्वेशन 1 लिख दो, अगर मुझे सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में निकालना हो तो क्या करूं मैं? देखो अगर आपने किसी एरिया पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो हमने चार्ज डेंसिटी के बारे में पढ़ा था, 3 टाइप का चार्ज डेंसिटी होता है। लीनियर चार्ज डेंसिटी, अगर एक लाइन से चार्ज लगा रखा है तो, जैसे यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी, अगर सपोज करो एक सरफेस पे पूरा चार्ज स्प्रेड किया है तो मैं इसी की बात कर रहा था, क्योंकि आपने स्फीयर के सरफेस पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया है तो हम यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, और वो क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। तो अगर मैं यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूज करता हूँ, सिग्मा सरफेस चार्ज, इसको ई आउट, ये बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ गया, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? सिग्मा का फॉर्मूला, चार्ज, टोटल चार्ज क्यू है और उसे किस एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ये अंदर वाले एरिया पे जिसका रेडियस कैपिटल आर है। तो स्फीयर का एरिया जैसे मैंने आपको बताया था 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो ये 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब एक काम करो, यहाँ से क्यू का वैल्यू निकाल लो, तो क्यू का वैल्यू क्या आएगा, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इसको उठा के इक्वेशन 1 में डाल दो, जो आपका इक्वेशन 1 है, क्यू की जगह पे आप देखो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये क्यू का वैल्यू इस इक्वेशन 1 में डाल दो, ये जो क्यू आया है, पुट दिस इन इक्वेशन 1। तो हमारा इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा बताओ? इक्वेशन 1 ई आउट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर। तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q की जगह पे ये डाल देते हैं, सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई यहाँ से हो जाएगा कैंसल आउट, तो आपका ई आउट का फॉर्मूला एक और आ जाएगा, एक और आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। तो ये सिग्मा के टर्म्स में, लीनियर चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में आपके पास एक फॉर्मूला आ गया। ठीक है, और इससे हम इक्वेशन 2 डाल देते हैं। ये तो बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो गई। 2 फॉर्मूला बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, क्यू के टर्म्स में ये आएगा और सिग्मा के टर्म्स में मैंने आपको बता दिया वो आएगा। अब एक काम करते हैं, अगर मुझे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो क्या होगा? अगर सरफेस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो अब देखो, अगर बाहर से यहाँ पे इस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, अगर आप सरफेस पे आ जाते हो
तो ये जो स्मॉल आर है, अगर आप सरफेस पे आ जाओगे तो स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये तो रेडियस है ना कैपिटल आर। देखो ये कैपिटल आर है, ये कैपिटल आर है। अगर आप इसी पॉइंट को सरफेस पे ले आते हो, सरफेस पे आपको चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बस क्या करना है, जो स्मॉल आर दिख रहा है आपको वो कैपिटल आर बन जाएगा। तो ऑन द सरफेस स्मॉल आर विल बी इक्वल टू कैपिटल आर। तो यहां पे हम लिख सकते हैं ऑन द सरफेस ऑफ शेल, स्फेरिकल शेल, जो भी स्फेरिकल शेल हम यूज कर रहे हैं उसके सरफेस पे अगर हम चले जाए तो आपको क्या करना है, बस स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर डाल देना है और ये आपको दो इक्वेशन में डालना है, इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 2 में। अगर आप इक्वेशन 1 में डालोगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा, स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर। सो देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा, ई आउट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय, स्मॉल आर था यहाँ पे, कैपिटल आर हो जाएगा। तो ये एक आ गया, ये सरफेस के लिए याद रखना। अच्छा आउट लिख दिया, सॉरी। अब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के लिए हो चुका है, तो ये सरफेस लिख दे रहा हूं मैं, क्योंकि स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल सरफेस पे होगा। और इक्वेशन 2 क्या बनेगा बताओ, अगर इक्वेशन 2 में डाल दोगे तो इक्वेशन 2 बिकम्स, इक्वेशन 2 क्या बन जाएगा, अगेन इस बार सरफेस के लिए हम निकाल रहे हैं तो ई सरफेस लिखेंगे। देखो सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, आपको आर की जगह पे आर डालना है, स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर डालना है। तो क्या हो जाएगा ये सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर डाल दिया, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये रहा तो स्फीयर के सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब अंदर घुसते हैं, अंदर घुसते हैं मतलब इस स्फीयर के अंदर चले जाओ। अब स्फीयर के अंदर अगर आप गॉस लॉ अप्लाई करोगे, वैसे आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है, तो अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं, मतलब अंदर में किसी भी पॉइंट पे चले जाओ और यहाँ पे अगर एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करता हूँ तो उसके अंदर कोई चार्ज नहीं रहेगा। अंदर चार्ज ना होने की वजह से इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे मैं एक गॉसियन सरफेस इमेजिन कर लेता हूँ, अगर अंदर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो अंदर ही अंदर इमेजिन करना पड़ेगा गॉसियन सरफेस। अब उस गॉसियन सरफेस के अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं, तो गॉसियन सरफेस के अंदर अगर कोई चार्ज नहीं है तो क्यू एनक्लोज जीरो हो जाएगा, फ्लक्स जीरो हो जाएगा, सॉल्व करोगे तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। तो आप सीधा सीधा यहाँ पे लिख सकते हो, क्योंकि आपकी बुक में इतना ही लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी लिख दो कि सिंस देयर इज नो चार्ज, देयर इज नो चार्ज inside the shell, inside the spherical shell, therefore electric field inside the shell is zero, inside the shell is zero, सीधी बात। सो E inside, अंदर की ओर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। तो शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। शेल के सरफेस की बात करूं मैं तो आपके पास दो फॉर्मूले हैं, सरफेस के लिए एक ये और एक ये, और शेल के बाहर आपका ई आउट, एक ये फॉर्मूला और एक फॉर्मूला ये आ गया। तो तीनों जगह हमने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ढूंढ लिया, समझ गए। चलिए ये बात तो हो गई आपकी, अब बढ़ते हैं आगे अगले पार्ट की तरफ। फिर से हमें क्या करना है, आप देखो हमें क्या, किसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड intensity due to uniformly charged wire। इस बार एक वायर, चार्ज्ड वायर है हमारे पास और उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, चार्ज्ड वायर। अब देखो अगर वायर को तुम ध्यान से देखोगे तो वायर, अगर गौर से देखोगे तो वायर अगर पतला भी है तो हमें पता है कि उसका शेप जो होता है वो सिलेंड्रिकल होता है थोड़ा सा। तो अगर आप वायर बनाओगे, उस वायर को चार्ज भी करना है तो आप कैसे बनाओगे बताओ, थोड़ा सा सिलेंड्रिकल शेप में बनाओगे। तो मैं एक काम करता हूँ, वायर ऐसे ही बना देता हूँ। यहाँ पे ये रहा आपका वायर बच्चों, ये वायर किससे बनाओ, इसी का बनाता हूँ। चलो ये रहा आपका वायर, और ये जो वायर होगा यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट वायर होगा ये। हाँ एक बात का भी और ध्यान रखना,
यहाँ पे एक वर्ड और वर्ड यूज होगा, इनफाइनाइट वायर, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट वायर। अब देखो वायर आपका इनफाइनाइट तो नहीं होगा, लेकिन वो इतना लंबा होगा और इतना बड़ा होगा कि आप उसको इनफाइनाइट अज्यूम कर सकते हो। जैसे मान लो वायर बहुत ही लंबा है और मैं उसके बहुत नज़दीक चला गया, तो बहुत नज़दीक चला गया तो मेरा और वायर के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो इस लेंथ के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। तो हम अज्यूम कर लेंगे या यहाँ माना जा सकता है कि जैसे मान लो ये वायर है बहुत ही लंबा है, अब मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, तो ये जो पॉइंट है वायर से वो इतना नज़दीक है कि इस डिस्टेंस के सामने वायर का जो लेंथ है वो इनफाइनाइट माना जा सकता है, उसी की तरह वो बिहेव करेगा। तो इस सेंस में हम इसको इनफाइनाइट बोल रहे हैं। बाकी एग्जैक्टली इनफाइनाइट वायर आप कहाँ से लेके आओगे, तो यहाँ पे मान लेते हैं आपके पास इनफाइनाइट वायर, हम अज्यूम करते हैं वायर थोड़ा सा सिलेंड्रिकल होता है, मतलब वो सिलेंडर ही जैसा दिखता है आपका। तो हम इस वायर को थोड़ा सा जूम करके मोटा बनाएंगे और आपका वायर कुछ इस तरीके से दिखेगा, ध्यान से देखना, ये रहा आपका वायर, ठीक है, ये वायर है। और ये वायर यहाँ पे ख़त्म नहीं होता, मैंने यहाँ पे ज़रूर ख़त्म कर दिया। तो मैंने आपको जैसे कहा था कि ये इनफाइनाइट वायर की तरह होगा, तो इसका मतलब ये वायर यहाँ से आगे कंटिन्यू करेगा और ये भी कंटिन्यू करेगा और ये वायर नीचे से भी यहाँ पे कंटिन्यू करेगा और ये कंटिन्यू करेगा। वायर के परपेंडिकुलर बीचों बीच अगर सपोज करो मैं यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ, तो ये लाइन आप मान सकते हो कि इसका एक्सिस है, ये रहा आपका लाइन इस तरीके से, ठीक है। और जस्ट अ सेकेंड, इस लाइन में थोड़ा सा शिफ्ट कर दूँ मैं, ये रहा लाइन आपका। अब आपको करना क्या है बताओ इस वायर से आर डिस्टेंस पे आपको यहाँ पे फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है, जैसे हम ढूंढते आ रहे हैं। इस वायर से मुझे क्या करना है, हम यहाँ पे अंदर वाली बात नहीं करेंगे बच्चों, क्योंकि वायर बहुत पतला होता है, तो बहुत पतला होता है तो एक लाइन जैसा होता है, तो उसके अंदर बात करने का कोई लॉजिक नहीं है। तो वायर के बाहर या तो वायर का सरफेस, इवन सरफेस की बात नहीं करेंगे, वायर से अगर मान लो आर डिस्टेंस पे यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है, वायर से आर डिस्टेंस पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, बस ये पता करना है। तो ये वायर का बीचों बीच वाला हिस्सा है, यहाँ से मुझे आर डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है। और ये वायर ऑब्वियस सी बात है आपका चार्ज्ड है, तो ये चार्ज्ड होगा पूरा इस तरीके से, और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है ना। इस वाले पार्ट में भी आपको एग्जैक्टली सेम काम करना है बच्चों। पहले तो एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे और उस गॉसियन सरफेस के थ्रू 2 बार इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू निकालेंगे। 2 बार इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू निकालोगे, एक तो इंटीग्रेशन सॉल्व करके और दूसरा गॉस लॉ का यूज करके, दोनों को इक्वेट कर दोगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। इस चार्ज वायर की वजह से आर डिस्टेंस पे आपको जो है इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड चाहते हैं। समझ गए, क्लियर है? वही सेम प्रोसेस जो हमने स्फीयर के लिए अप्लाई किया था, वही सेम प्रोसेस हम यहाँ भी अप्लाई करेंगे। अब जैसे मैंने आपको प्रोसेस समझाया था कि सबसे पहला हमें क्या काम करना है, हमें एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करना होगा, एक गॉसियन क्लोज सरफेस इमेजिन करना होगा। और वो क्लोज सरफेस, ध्यान रहे जो भी क्लोज सरफेस हम इमेजिन कर रहे हैं वो हमारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, क्योंकि उससे हमारा काम क्या होगा, आसान हो जाएगा, इंटीग्रेशन हम सॉल्व कर सकते हैं। तो एक तो क्लोज सरफेस इमेजिन करना होगा, वो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग, और वो क्लोज सरफेस उस पॉइंट से पास होना चाहिए जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे निकालना चाहते हैं, वायर से आर डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे निकालना चाहते हैं। तो आप एक ऐसा गॉसियन सरफेस इमेजिन करो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग जो कि इस पॉइंट से पास हो। तब देखो आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक सिलिंड्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है आपका। तो आप इस पॉइंट के थ्रू एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ही इमेजिन करना है आपको। तो सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस के लिए आप इसके अराउंड एक सिलेंडर बना दो। तो मान लो यहाँ पे आपने एक लाइन खींची और एग्जैक्टली एक लाइन उतने ही डिस्टेंस पे आपने यहाँ पे खींच दी, ठीक है, और आपने इसके अराउंड एक सिलेंडर बना दिया। लेट मी जस्ट चेक, जस्ट अ सेकेंड। इसी को हम एक काम करते हैं, क्लोन करके ले जाते हैं यहाँ पे, और ये आपका गॉसियन सिलेंडर बनने को तैयार है, ठीक है। चलो, और इसके अराउंड आपने क्या किया, एक सिलेंडर ऐसे बना दिया। ये हुआ यहाँ पे, सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है, रुको एक सेकेंड, बाद में एडजस्ट कर लेंगे। ये एक ऊपर और ये यहाँ पे एक नीचे, बहुत ही बेकार बन रहा है लेकिन ठीक है।
अरे यार, ऐसा, ठीक है। और इसको थोड़ा सा कर देते हैं एडजस्ट, शायद ऊपर नीचे हो गया है क्या। चलो समझ जाओगे ना। इस तरह का हमने सिलेंडर इमेजिन कर लिया, और इसको एक काम करते हैं, एक सेकेंड, क्या हो रहा है यार, मारो डिलीट इसको, नया ले आते हैं भाई, नया ले आते हैं, यहाँ से इसको जोड़ दो भाई ऐसे। चलो अब इमेजिन हो पा रहा है। हमने क्या किया, इस पॉइंट के अराउंड हम लोग ने एक सिलेंड्रिकल सरफेस इमेजिन कर लिया, गॉसियन सरफेस इमेजिन कर लिया। और ये सिलेंड्रिकल सरफेस ही क्यों इमेजिन किया है, ये क्लोज सिलेंडर, याद रखना, चारों बगल से सिलेंडर पूरी तरह से पैक है, ऊपर से नीचे से ऐसे, इस तरह से आपका सिलेंड्रिकल सरफेस इमेजिन किया है और ऊपर से पैक भी कर दिया है, क्योंकि हमें क्लोज सरफेस इमेजिन करना है। क्लोज सरफेस के थ्रू ही हम लोग गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे एक्चुअली आपको तीन टाइप का सरफेस मिलेगा इस क्लोज सरफेस में। इस क्लोज सरफेस में आप देखोगे तो ये पूरी तरह से स्मूथ सरफेस नहीं है, इसके अंदर एजेस है। ऊपर दो फ्लैट सरफेसेस है, दो सर्कुलर सरफेसेस, एक ये वाला और ये वाला। तो ये मैं आपको बता दूं, ये इसको हम क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस बोलते हैं। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फिर एक बार लिख देता हूँ। जो सरफेस हम इमेजिन करते हैं उसको गॉसियन सरफेस बोलते हैं, और इसी सरफेस के थ्रू आपको 2 बार फ्लक्स कैलकुलेट करना है। पर इस बार देखो आपका जो फ्लक्स है वो आपको इस गॉसियन सरफेस के थ्रू जो आपने इमेजिन किया हुआ है सिलेंड्रिकल सरफेस, सिलेंड्रिकल सरफेस हमने इसलिए इमेजिन किया क्योंकि हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो था वो सिलेंड्रिकल जैसा था। तो अब यहाँ पे आपको तीन सरफेसेस मिलेंगे इसी क्लोज सरफेस में, दो ऊपर से फ्लैट सर्कुलर सरफेस, और उसको बंद करते हुए आपका ये कर्व्ड सिलेंड्रिकल सरफेस एक मिलेगा। तो ये कर्व्ड सिलेंड्रिकल सरफेस और ऊपर से दो फ्लैट सरफेसेस। तो ऊपर वाले जो दो सरफेसेस हैं उसको हम नाम दे देते हैं, इस सरफेस को S1, इस सरफेस को S2, और ये जो आपका कर्व्ड सरफेस है इसको हम लोग S3 नाम दे देते हैं। तो हमारे पास टोटल तीन सरफेसेस है, ठीक है। हम इस क्लोज सरफेस के थ्रू पहले इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, और फ्लक्स निकालेंगे इंटीग्रेशन के थ्रू। तो इंटीग्रेशन के थ्रू अगर इस क्लोज सरफेस के थ्रू आपको गॉसियन सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकालना है, तो मैंने क्या बताया था क्या करना है आपको, क्लोज इंटीग्रेशन, क्लोज सरफेस इंटीग्रल E इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, पहले हम इस सरफेस, इस कर्व्ड सिलेंड्रिकल सरफेस की बात कर लेते हैं, S3 की बात कर लेते हैं। तो अगर आप S3 पे देखोगे, कोई भी पॉइंट पे एक एरिया ले लो, हम क्या करते हैं पहले छोटा सा एरिया DA लेते हैं। अब इस एरिया को देखोगे तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ जाएगा बच्चों, बाहर जाएगा, ये रहा एरिया वेक्टर DA। और अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगा, अब देखो यहाँ पे आपका वायर जो है कुछ इस तरीके से है, स्ट्रेट वायर है ना, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे बाहर ही जाएगा ऐसे, क्योंकि पूरा इनफाइनाइट वायर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर तरफ से ऐसे बाहर ही आएगा। तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर आएगा, है ना, इस पॉइंट पे भी ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आएगा, बाहर आएगा, यहाँ पे भी क्या होगा बताओ, बाहर आएगा, यहाँ पे भी क्या होगा बताओ, बाहर आएगा, हर जगह बाहर ही आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। यहाँ पे भी क्या होगा, बाहर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आएगा ऐसे। तो अगर मैं S3 की बात करूँ, ये जो तुम्हारा सरफेस है वो क्या है, S3 है। तो S3 पे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो एरिया वेक्टर बाहर की ओर है, और आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये सबके सब इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर S3 के लिए, मैं S3 की बात करूँ, दिस इज S3, दोनों सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे आपका जो थीटा है वो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगा, और ये पार्ट आपका S3 के लिए है, समझ गए। चलो इसको मैं बाद में लिखता हूँ। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे S2 के लिए, सॉरी S1 के लिए। S1 सरफेस दिख रहा है आपको, S1 सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जा रहा है। अब अगर S1 सरफेस में एक एरिया वेक्टर ले लूँ, क्योंकि ये फ्लैट सरफेस है ऐसे, तो एरिया वेक्टर हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर होता है। तब इस फ्लैट सरफेस पे आपका एरिया वेक्टर कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, डी, समझे। और यहाँ पे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो इस केस में आपका थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा। दिस इज फॉर केस S3। अगर मैं S3 एरिया लेता हूँ, ऊपर का फ्लैट सरफेस लेता हूँ, सॉरी S3 नहीं हो, S1 है ना, सॉरी S1
तो ऊपर इसका फ्लैट एरिया S1 अगर लेते हो तो एरिया वेक्टर ऊपर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जा रहा है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा है। अगर मैं S2 की बात करूं, यहाँ पे S2 का भी वही हाल है, एरिया वेक्टर बाहर जा रहा है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रहा है, और यहाँ पे एरिया वेक्टर ड्रॉ करोगे तो परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे भी आपका थीटा का वैल्यू क्या हो जा रहा है बताओ, अगेन थीटा का वैल्यू यहाँ पे भी क्या हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है। तो आप देख सकते हो कि तीन अलग अलग एरिया के लिए आपका जो थीटा है उसका वैल्यू अलग अलग आ रहा है। तो हम अगर यहाँ पे फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं, फ्लक्स कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस, पूरे क्लोज सरफेस के लिए इंटीग्रेशन ए इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा। लेकिन यहाँ पे आप देखो कि कॉस थीटा में थीटा का वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। इस कर्व्ड S3 एरिया के लिए थीटा का वैल्यू 0 आ रहा है, ऊपर और नीचे वाले के लिए थीटा का वैल्यू 90 डिग्री आ रहा है, S1 और S2 के लिए। तो हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन को तीन अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देंगे, एंड दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन फॉर S1। अब यहाँ पे मैं क्लोज नहीं डालूंगा, क्लोज क्यों नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ S1 की बात कर रहा हूँ, और सिर्फ S1 की बात करूंगा तो S1 क्लोज नहीं है बल्कि ओपन है, S1 S2 सब ओपन है और S3 भी ओपन है। ये तीनों को जब हम मिला देते हैं S1 S2 S3 को, तब मिला के पूरा का पूरा क्लोज सरफेस बनता है। तो क्लोज सरफेस ऊपर लिख के रखा हुआ है। अब इसी S को तीन पार्ट में तोड़ रहे हैं हम लोग, S1 S2 और S3। तो S1 इंटीग्रेशन ऑफ EDA cos थीटा फॉर S1 ऊपर वाले के लिए, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ EDA cos थीटा फॉर S2 यानी कि नीचे वाले के लिए, S2 नीचे है ना, नीचे वाला फ्लैट सरफेस, और प्लस EDA cos थीटा, एक सेकेंड, प्लस EDA cos थीटा E इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा फॉर सरफेस S3, और ये कर्व सरफेस के लिए, ठीक है। थीटा का वैल्यू देखो, थीटा का वैल्यू ऊपर और नीचे S1 और S2 दोनों के लिए 90 डिग्री है, S3 के लिए 0 डिग्री है। तो थीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, तो कॉस थीटा आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि कॉस 90 डिग्री 0 होता है। यहाँ पे भी आपका थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, तो आपका कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपका थीटा का वैल्यू क्या है, 0 डिग्री है, तो कॉस थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ये सारे वैल्यूज जानने पर क्या हो जाएगा बताओ आपको, फ्लक्स विल बी इक्वल टू, ना ये तो गया 0, 0 प्लस 0 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू डी ए, कॉस थीटा 1 हो गया, और आपका S3 आ गया यहाँ पे। सो फ्लक्स फाई विल बी इक्वल टू, नाउ सी आपका S3 पर ही सारा फ्लक्स बचेगा, बाकी S1 और S2 से तो कोई फ्लक्स जाएगा नहीं, क्योंकि दोनों का फ्लक्स 0 हो जाएगा। थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है, तो यहाँ पे आप देखो S3 जो है, S3 पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो S3 का हर एक पॉइंट जो है S3 सरफेस का, वो इस वायर से सेम डिस्टेंस पे है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो यहाँ पे कांस्टेंट होगा, क्योंकि वायर से सेम डिस्टेंस पे हर पॉइंट है, तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी सेम होगा। कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो फाई विल बी इक्वल टू, ई को बाहर ले आओ, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए हो जाएगा, और किसके लिए, S3 के लिए। इंटीग्रेशन ऑफ डी ए मतलब टोटल एरिया हो जाएगा, तो पर टोटल एरिया किसका लेना है, S3 का लेना है, S3 जो कि कर्व्ड सरफेस का एरिया है। तो आपका फ्लक्स फाई विल बी इक्वल टू ई इंटू, अब आपको एरिया S3 का सिर्फ लेना है, और S3 क्या है, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस है। सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस का एरिया क्या होता है पता है आपको, देखो ये जो पूरा लेंथ है, अगर मैं लेंथ L ले लेता हूं यहां से लेकर यहां तक, तो ये जो सिलेंडर है इसका लेंथ टोटल या हाइट टोटल L है, ठीक है। और आपका ये जो पूरा पार्ट है, देखो ये बेस है, बेस का रेडियस क्या है पूरे सिलेंडर का, इस पूरे सिलेंडर का गॉसियन सरफेस वाला जो सिलेंडर है उसका रेडियस R है। तो अगर एक सिलेंडर है, सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 पाई R इंटू L, L मतलब उसका हाइट। तो कर्व्ड सिलेंडर का रेडियस हमें S3 का क्या लेना है, एरिया लेना है S3। तो कर्व्ड सरफेस हो गया, सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस का एरिया क्या होता है, 2 पाई R इंटू L, L उसका लेंथ हो जाएगा। अब दिस इज इक्वेशन 1, आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करके फ्लक्स मिल चुका है। अब उसके बाद आपको गॉस का लॉ यूज करना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, और बाय यूजिंग गॉस लॉ या बाय गॉस लॉ। तो गॉस लॉ क्या कहता है बताओ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ जो फ्लक्स होगा क्लोज सरफेस के थ्रू दैट विल बी इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन
एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 लिख दो। अब क्यू एनक्लोज मतलब क्या, गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, बस ये वाला जो चार्ज आपको दिख रहा है ना, आपको बस इतना ही चार्ज लेना है जो गॉसियन सरफेस के अंदर है। अब देखो यहाँ पे क्या है ना कि चार्जेस आपने लाइन से लगा के रखा है, क्योंकि एक वायर है तो वायर तो आपने लाइन से चार्ज लगा के रखा है वायर पे। वायर को अगर आप चार्ज करते हो तो वायर तो एक लाइन में होगा ना पूरा। तो यहाँ पे हम लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब मुझे एक बात बताओ, लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज अपॉन एरिया, सॉरी चार्ज अपॉन लेंथ। यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका पूरा चार्ज एक लाइन से अरेंज्ड है। अब हमें कितना चार्ज चाहिए बताओ? क्यू एनक्लोज चार्ज चाहिए। क्यू एनक्लोज मतलब उतना चार्ज जितना चार्ज आपके इस गॉसियन सरफेस के अंदर हो, सरफेस के बाहर के चार्ज से कोई लेना देना नहीं है। तो गॉसियन सरफेस के अंदर जो पूरा चार्ज है ये आपका क्यू एनक्लोज है। और ये क्यू एनक्लोज चार्ज, मुझे एक बात बताओ, कितने लेंथ में स्प्रेड किया हुआ है? जितना लेंथ आपका इस सिलेंडर का है L, उतना ही लेंथ में इसको स्प्रेड करके रखा है। तो ये पूरा चार्ज क्यू एनक्लोज्ड होगा। और कितने लेंथ में है? स्मॉल l में। तो हम क्या बोल सकते हैं, चार्ज अगर क्यू एनक्लोज्ड हो जाए तो ये पूरे स्मॉल l में स्प्रेड किया गया है। तो क्यू एनक्लोज्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ? लैम्डा इंटू l हो जाएगा। बस इसको उठा के इक्वेशन 2 में डाल दो, पुट इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में डाल दोगे तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ? क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू एनक्लोज्ड का वैल्यू क्या है? लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये आपका इक्वेशन 3 हो जाएगा। अब देखो आपका इक्वेशन 3 है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 दोनों ही फ्लक्स का वैल्यू है। फ्रॉम 1 एंड 3 लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, फ्रॉम 1 एंड 3। तो देखो 1 में फ्लक्स का वैल्यू क्या है? E 2 पाई आर एल, E 2 पाई आर इंटू एल विल बी इक्वल टू, और 3 में क्या है? फ्लक्स का वैल्यू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से एल और एल हो जाएगा कैंसिल, और 2 पाई आर नीचे भेज दो तो E का वैल्यू क्या आ जाएगा? लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, या फिर आप लिख सकते हो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ठीक है, लैम्डा क्योंकि कांस्टेंट है तो आपका वायर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। आर क्या है? वायर से डिस्टेंस है उस पॉइंट का जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो ये फॉर्मूला आ गया, वायर से आर डिस्टेंस पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। बोलो बात आई समझ में? चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, और इसमें एक और डेरिवेशन है। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू अ चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट का मतलब क्या होता है कि आपका चार्जेस एक पूरे प्लेन में अरेंज करके रखा है, और ये इनफाइनाइट प्लेन है। मतलब आप समझ लो कि जैसे ये एक प्लेन है आपका, है ना, ये प्लेन है पूरा एक, तो पूरा प्लेन जो है चार्जेस का ही प्लेन बना के रखा हुआ है। और ये इनफाइनाइट है, मतलब हर जगह से इनफाइनाइट है। मतलब इसको अगर मैं ऐसे रख दूं तो ये यहाँ से भी पूरा इनफाइनाइट चार्जेस का प्लेन है, नीचे से भी इनफाइनाइट है, इधर से भी इनफाइनाइट है, इधर से भी इनफाइनाइट है। ऐसा प्लेन सामने रखा हुआ है, और उस प्लेन के सामने उस प्लेन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा ये हमें पता करना है। अब क्योंकि आपका एक सरफेस पे पूरा का पूरा चार्ज डाल के रखा हुआ है, तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा का हम यूज करेंगे। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तरीका वही है। देखो ये यहाँ पे मतलब बंद कर दिया गया, पर ये बंद नहीं है। यहाँ से ऊपर इनफाइनाइट, नीचे इनफाइनाइट, आगे पीछे पूरा इनफाइनाइट। समझ रहे हो ना? ये प्लेन कुछ ऐसे रखा हुआ है चार्जेस का, और चार्जेस का ये पूरा प्लेन ऊपर नीचे आगे पीछे पूरा इनफाइनाइट है। हमें इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी पॉइंट पे। तो मान लो मुझे इस पॉइंट पे कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, इस पॉइंट पे। तो मैं क्या करूंगा, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, हमारा सबसे पहला काम क्या था? उस पॉइंट से गॉसियन सरफेस इमेजिन करो। वो गॉसियन सरफेस उस पॉइंट से जाना चाहिए। और यहाँ पे अब दिक्कत ये है कि आप पूरे प्लेन के सारे चार्जेस को गॉसियन सरफेस के अंदर नहीं रख पाओगे, क्योंकि आपका प्लेन जो है वो इनफाइनाइट प्लेन है। तो इनफाइनाइट प्लेन में पूरे के पूरे गॉसियन सरफेस के अंदर कैसे ले लोगे? तो आपको यहाँ पे क्या करना है, कोई भी एक ऐसा सरफेस इमेजिन करना है, क्लोज सरफेस इमेजिन करना है जो इसके थ्रू पास होकर दूसरे साइड चला जाए। अब वो सरफेस कैसा भी हो सकता है,
पर वो क्लोज सरफेस होना चाहिए। क्लोज सरफेस में जैसे कि आप एक पैरेललोपाइप इमेजिन कर सकते हो जिसमें इसका आधा हिस्सा प्लेन के दूसरे साइड हो, आधा आधा हिस्सा प्लेन के इस साइड हो, या आप सिलेंड्रिकल सरफेस इमेजिन कर सकते हो इस तरह से जिसमें आधा प्लेन के इस बगल आधा प्लेन के उस बगल। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसा लो। वैसे आपके टेक्स्ट बुक में सिलेंडर का यूज़ किया हुआ है तो आप भी सिलेंडर का ही यूज़ करो। अब देखो इस प्लेन को अगर सपोज करो, चलो ठीक है पहले वो सरफेस बना लेते हैं। तो आप समझ रहे हो ना, जैसे मान लो ये प्लेन सरफेस है, जस्ट सेकेंड मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ये जैसे मान लो आपका प्लेन सरफेस है, ठीक है, चार्जेस से भरा हुआ है। तो आपको एक सरफेस इमेजिन करना है, क्लोज सरफेस, जिसका आधा हिस्सा ऐसे चीर के अंदर चला जाए। जैसे इसको अगर मैं चीर दूं ऐसे, ये देखो ऐसे, तो इसका आधा हिस्सा जो है, इसका आधा हिस्सा इस साइड है और आधा हिस्सा इस साइड है। तो वैसे कुछ मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखना। तो यहाँ पे एक मैं सिलेंडर ही बना रहा हूँ वैसे, और सिलेंडर का आधा हिस्सा क्लोज सरफेस है, क्लोज सिलेंडर होगा। इस क्लोज सिलेंडर का आधा हिस्सा यहाँ होगा, एक सेकेंड ना, ये कुछ ऐसे होगा, यहाँ पे ऐसे, और इसको बंद कर देते हैं यहाँ पे इस तरीके से। इसके अंदर घुस के बाकी आधा हिस्सा जो है आपका वो इस साइड से बाहर आ जाएगा, यहाँ और यहाँ। समझ में आ रहा है ना? आई होप इमेजिन कर पा रहे हो। तो ये एक ही सिलेंडर है, एक ही सिलेंडर यहाँ से घुसा, चीर के अंदर से बाहर निकल गया ऐसे। आधा सिलेंडर इधर है और आधा सिलेंडर इधर है, और पूरा ये जो सिलेंडर है ये क्लोज सरफेस है, ठीक है। तो जैसे पिछले केस में भी हम लोगों ने सिलेंड्रिकल सरफेस ही इमेजिन किया था, इस बार भी हमारा जो गॉसियन सरफेस होगा वो सिलेंड्रिकल सरफेस ही होगा, पर ये सिलेंडर थोड़ा छोटा है चार्ज को के हिसाब से, और ये आधा सिलेंडर इस प्लेन के इस बगल है, आधा सिलेंडर प्लेन के इस बगल है। जैसे मैंने आपको बताया था, ये आपका सरफेस है, इसका आधा सिलेंडर जो होगा वो हमने इमेजिन किया इस साइड और आधा इमेजिन किया इस साइड, ठीक है। और ध्यान रहे कि इस आपके गॉसियन सरफेस के अंदर सिर्फ यही वाला हिस्सा है जहाँ पे आपके चार्जेस हैं। इतना ही चार्जेस जो आपको इस एरिया के अंदर आपको दिख रहा है, बस इतना ही चार्जेस है जो इस गॉसियन सरफेस के अंदर है, बाकी सब सरफेस के बाहर है। अब अगला काम क्या है हमारा, बताओ। अगला काम है हमारा इंटीग्रेशन सॉल्व करना। इंटीग्रेशन सॉल्व करके हम पहले फ्लक्स ढूंढेंगे, फिर हम लोग गॉस लॉ अप्लाई करके फ्लक्स ढूंढेंगे और दोनों को इक्वेट कर देंगे ठीक है। तो हमें फ्लक्स किसके थ्रू निकालना है, ये जो सिलेंडर आर पार किया है ना, गॉसियन सिलेंडर या गॉसियन सरफेस, इस सिलेंडर से का जो आपका फ्लक्स होगा वो फ्लक्स हमको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम फ्लक्स सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन का यूज करके, क्लोज इंटीग्रेशन E इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे बच्चों फिर से अगर आप देखोगे, क्योंकि सिलेंडर है तो सिलेंडर का 3 हिस्सा होगा। ये 2 हिस्सा है जो कि सर्कुलर है, एक यहाँ से और एक यहाँ पे, यहाँ से, और एक उसका कर्व्ड सरफेस, देख रहे हो यहाँ पे, ये कर्व्ड सरफेस है, ये एक हिस्सा हो गया। तो हम तीनों हिस्सा के थ्रू हम मान लेते हैं कि आपका जो एरिया है इसका, ये जो पूरा एरिया है क्लोज, ये अपना सर्कल का जो एरिया है, उस सर्कल के एरिया को हम ए मान लेंगे। मतलब ये जो सर्कल है इसका एरिया जो है, इसको हम लोग एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू ए। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। भाई इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाएगा? अब ये क्योंकि आपका एक प्लेन सरफेस है पूरा, तो प्लेन सरफेस अगर मान लो मैं यहाँ पे खड़ा कर दूं ऐसे प्लेन सरफेस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन सरफेस से परपेंडिकुलर दूर ही जाएगा। तो यहाँ पे भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो प्लेन सरफेस से दूर ही जाएगा। कहाँ गया? तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बनाता हूँ इस प्लेन सरफेस की वजह से, तो ये ऐसे दूर ही जाएगा, ऐसे ऐसे निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका यहाँ से निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा। तो आप अपने आंसर शीट में डायग्राम को इतना गंदा करके नहीं करना है, मैं आपको समझा रहा हूँ इसी तरह, इसलिए इस तरह से डायग्राम बना रहा हूँ आपका, ठीक है। और यहाँ पे भी आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे ही निकलेगा बाहर, ऐसे 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 बाहर निकलेगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड आपका बाहर निकलेगा, और ये हर जगह हुआ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर निकलेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर बाहर की तरफ आपका ये जो
चार्जेस है वो ऐसे रखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर निकलेगा इस तरीके से। अब यहाँ पे हमें 3 सरफेस देखना है। 3 सरफेस क्यों? क्योंकि सिलेंडर हमको पता है 3 सरफेस है और तीनों सरफेस का हमको फ्लक्स निकालना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस सरफेस की। ये जो प्लेन सरफेस है ना, इस प्लेन सरफेस को मैं S1 नाम देता हूँ। ये जो दूसरा प्लेन सरफेस है सर्कुलर सरफेस, इसको मैं S2 नाम देता हूँ। और तीसरा आपका ये जो सरफेस है जो कि कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड सरफेस है, उस कर्व्ड सरफेस को हम लोग S3 नाम देते हैं। तो क्योंकि 3 सरफेसेस है, तीनों सरफेसेस के थ्रू फ्लक्स भी अलग अलग होगा तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इस इंटीग्रेशन को फिर से 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। इंटीग्रेशन सरफेस S1 के लिए E इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा, फिर उसके बाद प्लस E इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा सरफेस S2 के लिए, और प्लस E इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा सरफेस S3 के लिए। ठीक है, इतना क्लियर है? ओके, चलो अब सरफेस S1 की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हो आप, इस तरह से आपका ये सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाएगा, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। और अगर आप सरफेस S1 के लिए एरिया वेक्टर ड्रॉ करना चाहते हो तो बताओ एरिया वेक्टर कहाँ जाएगा? भाई सरफेस के परपेंडिकुलर ही जाएगा एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर भी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही बाहर जाएगा। इसका मतलब S1 के लिए आपका थीटा का वैल्यू 0 हो गया। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जा रहा है और S2 के लिए आपका एरिया वेक्टर भी एरिया के परपेंडिकुलर बाहर ही जाएगा। तो अगेन एरिया वेक्टर S2 के बीच में एंगल कितना बना? 0। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू 0। थीटा का वैल्यू 0, इसका मतलब क्या? कॉस थीटा आपका 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी कॉस थीटा आपका 1 हो जाएगा। S3 कर्व्ड सरफेस है। अगर यहाँ पे आप एरिया वेक्टर ड्रॉ करते हो तो सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर ऊपर चला जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड तो सामने ही जा रहा है। तो इसका मतलब S3 के लिए थीटा का वैल्यू क्या हो गया बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड आगे जा रहा है, एरिया वेक्टर ऊपर जा रहा है, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री। इस केस में थीटा विल बी 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री, इसका मतलब कॉस थीटा 0 हो जाएगा। तो ये पार्ट 0 होके हट जाएगा। अब यहाँ पे देखो, हर पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम होगा, क्योंकि ये सारा का सारा पॉइंट जो है S1 का वो इस सरफेस से तो सेम डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, पहले हम ऐसे लिख लेते हैं इसको, फाई इज इक्वल टू सरफेस S1 E इंटू डी ए प्लस E इंटू डी ए फॉर सरफेस S2, और प्लस ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि कॉस थीटा 0 हो गया यहाँ पे। देखो इस सरफेस S1 पे हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, क्योंकि ये हर पॉइंट इस आपका जो इनफाइनाइट प्लेन शीट है, चार्ज शीट है, इससे सेम डिस्टेंस पे। वैसे सरफेस S2 के लिए भी हर पॉइंट पे S2 पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सेम होगा, क्योंकि ये भी S2 पे भी जितने भी पॉइंट्स हैं वो इस प्लेन शीट से सेम डिस्टेंस पे हैं। तो दोनों केस में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट होगा, और इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होने की वजह से बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के। बचेगा क्या? इंटीग्रेशन ऑफ डी ए फॉर S1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी ए फॉर S2। इंटीग्रेशन ऑफ डी ए फॉर S1 मतलब S1 का एरिया, S1 का एरिया मतलब इसका एरिया, और इसका एरिया हमने क्या लेके रखा हुआ है? सर्कल का एरिया A लेके रखा है। ये क्या हो जाएगा? E इंटू ए। सिमिलरली वैसे ही आपका इसका भी एरिया S2 जो है सेम है ना। देखो S2 का एरिया, S1 का एरिया, और ये जो बीच में आपको सर्कल दिख रहा है इसका एरिया, तीनों का एरिया सेम होगा, क्योंकि तीनों एक ही सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो इसका भी एरिया सेम हो जाएगा, टोटल एरिया, तो ये E इंटू ए हो जाएगा, दैट मीन्स इक्वल टू 2 इंटू ई इंटू ए। फाइनली आपको फ्लक्स मिल गया, दैट इज इक्वेशन 1। फ्लक्स पे मिल गया। अब अगला स्टेप क्या है बताओ? अगला स्टेप होता है आपको गॉस लॉ अप्लाई करना है, बाय गॉस लॉ। तो गॉस लॉ का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे? Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 लिख देते हैं। Q एनक्लोज्ड मतलब उतना चार्ज जितना चार्ज इस गॉसियन सिलेंडर के अंदर यहां पे पड़ा हुआ है। दिस इज योर Q एनक्लोज्ड, याद रखना, दिस इज योर Q एनक्लोज्ड। इतना ही चार्ज अंदर है, बाकी सब तो बाहर है तो हमें सिर्फ इतना ही चार्ज लेना है। अब यहाँ पे देखो, हम यूज करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी का। सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? क्योंकि आपका चार्जेस पूरे सरफेस पे, शीट के सरफेस पे स्प्रेड है, तो सरफेस चार्ज
डेंसिटी सिग्मा का यूज़ करते हैं। तो सिग्मा क्या होता है? चार्ज अपॉन एरिया होता है, चार्ज अपॉन एरिया। अब देखो हम किस चार्ज की बात कर रहे हैं? हम क्यू एनक्लोज्ड की बात कर रहे हैं, जो कि गॉसियन सरफेस के अंदर हो या सिलेंडर के अंदर है, और वो कितने एरिया में स्प्रेड है? देखो इसके अंदर जो ये आपका सिलेंडर है उसके अंदर का चार्ज क्यू एनक्लोज्ड है। ये देखो इसका एरिया भी ए ही होगा, क्योंकि इसका एरिया और ये सर्कल का एरिया दोनों सेम है, तीनों एरिया सेम है, तो इसका भी एरिया आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। मतलब जितने एरिया में चार्ज स्प्रेड है वो एरिया आपका ए हो जाएगा। तो क्यू एनक्लोज्ड क्या हो जाएगा बताओ? क्यू एनक्लोज्ड विल बी इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। इसको उठा के इक्वेशन 2 में डाल दो, तो पुट इन इक्वेशन 2, तो आपका इक्वेशन 2 क्या बन जाएगा बताओ? देयरफॉर फाई इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड का वैल्यू क्या आ जाएगा? सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया आपका इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 देखो फ्लक्स का वैल्यू है। इक्वेशन 1 में फ्लक्स का वैल्यू क्या है? 2EA। तो फ्रॉम 1 एंड 3, फ्रॉम 1 एंड 3, 1 में फ्लक्स का वैल्यू क्या था? 2EA, और 3 में फ्लक्स का वैल्यू क्या है? सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों इक्वल हो जाएंगे, ए और ए कैंसिल, तो आपका ई का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इनफाइनाइट प्लेन चार्ज शीट की वजह से किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो इसमें खास बात है, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट ये सब कांस्टेंट है, इसका मतलब E इज इक्वल टू कांस्टेंट। E कांस्टेंट है, E इज सेम एवरीवेयर। E हर जगह पर सेम है और वो R पे डिपेंड नहीं करता है। E डजंट डिपेंड ऑन R, डजंट डिपेंड ऑन R। मतलब आप शीट से कितना दूर हो या शीट के कितना नज़दीक हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। हर पॉइंट पे, हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम आ रहा है, क्योंकि आपका शीट ही पूरा इनफाइनाइट है, तो वो हर पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम देगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में R कहीं से नहीं दिख रहा है आपको, तो ये डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करता है, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपको सेम ही मिलेगा, एंड दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपका इनफाइनाइट प्लेन चार्ज शीट की वजह से आपको ये वैल्यू मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। समझ गए? तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढा गॉस लॉ का यूज करके 3 केसेस में। एक स्फेरिकल शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा आपका इनफाइनाइटली चार्ज वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, और तीसरा इनफाइनाइटली चार्ज प्लेन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ गए? यहाँ पे था ये गॉस लॉ का एप्लीकेशन, और वो पार्ट बच्चों यहाँ पे आपका होता है खत्म।